यह दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित न्यूज़ दिया गया है, जिसमें हमारा देश भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोशिश में जो पहल करने वाला है उसकी चर्चा की गई है। इसी न्यूज़ को हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है। क्रिटिकल मिनरल्स वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो किसी देश की आर्थिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए आवश्यक होते हैं। ये खनिज आमतौर पर दुर्लभ होते हैं और इनकी आपूर्ति में यदि व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो किसी भी देश के लिए समस्या पैदा कर सकता है और इसकी संभावना अधिक रहती है व्यवधान उत्पन्न होने की। इन खनिजों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, चाहे कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो उसमें, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जैसे सौर पैनल, पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में, रक्षा क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। लड़ाकू जेट, ड्रोन, अन्य सैनिक उपकरणों के निर्माण में, संचार के क्षेत्र में रेडियो सेट और अन्य संचार उपकरणों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका महत्व क्या है भारत के लिए? भारत अपने अधिकांश क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। अगर इसकी आपूर्ति श्रृंखला में जोखिम पैदा होता है तो भारत के लिए समस्या पैदा हो सकती है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे देशों से भारत क्रिटिकल मिनरल्स का आयात करता है। इसलिए भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कई पहल शुरू की है। एक होता है रेयर अर्थ मिनरल्स या एलिमेंट्स, जिसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वो क्या होता है? दुर्लभ मृदा धातु। यह 17 धातु तत्वों का एक समूह है जिसमें स्कैंडियम, यट्रियम के अलावे आवर्त सारणी में 15 लैंथेनाइड्स शामिल हैं जो लैंथेनाइड्स के समान भौतिक और रासायनिक गुण से युक्त हैं। इनकी सूची दी गई है। 17 दुर्लभ मृदा जो होते हैं, इसकी विशेषता क्या है? अद्वितीय चुंबकीय, संदीप्त एवं विद्युत रासायनिक गुण से विद्यमान होते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता द्वारा इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एवं नेटवर्क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय रक्षा आदि कई क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे दुर्लभ मृदा क्यों कहा जाता है? इसका भी एक कारण है। इसे दुर्लभ मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले इन्हें इनके ऑक्साइड रूपों से निकालना तकनीकी रूप से मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि ये उपलब्ध नहीं थे, लेकिन इसका निष्कर्षण करना, इसके ऑक्साइड से इसको शुद्ध रूप में प्राप्त करना तकनीकी रूप से मुश्किल था, इसलिए इसे दुर्लभ मृदा कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग न्यूज़पेपर के डिटेल में। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है इसको हम लोग जान गए हैं। इसकी अहमियत भी हम लोग जान गए हैं कि किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा, एरोस्पेस आदि क्षेत्रों में आवश्यक है, इसलिए इसकी अहमियत है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, टाइटेनियम और रेयर अर्थ जैसे कई एलिमेंट शामिल हैं। इनका उत्पादन और आपूर्ति वैश्विक स्तर पर सीमित है और एकाधिकार चीन के पास है। 90% इसका उत्पादन चीन करता है। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत सरकार की क्या पहल रही है? तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत 2025 जनवरी में किया गया था और इसका लक्ष्य था 2030-31 तक 1000 नए पेटेंट हासिल करना।
खनन मंत्रालय ने हाल ही में टाटा स्टील, वेदांता, अदानी जैसे बड़े औद्योगिक समूहों से विचार विमर्श और सुझाव लिए हैं। निजी कंपनियों को भी इस क्षेत्र में निवेश और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विदेश मंत्रालय के जरिए प्रमुख देशों में विशेष अधिकारी तैनात किए जाएंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला में साझेदारी बढ़ाया जा सके। 2031 तक की रोड मैप की अगर बात किया जाए तो 2031 तक का लक्ष्य रखा गया है 1000 पेटेंट हासिल करना। खनन से लेकर माइनिंग टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन तक को बढ़ावा देना। शोध एवं अनुसंधान R&D को बढ़ावा देना। अभी तक भारत सरकार के द्वारा 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की गई है। भारत की अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो भारत इन खनिजों की घरेलू मांग के लिए लगभग 80% आयात पर निर्भर है। विशेष रूप से लिथियम और कोबाल्ट के संबंध में मुख्य आपूर्तिकर्ता जो है वो चीन है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में जोखिम बना रहता है क्योंकि भारत और चीन के संबंध समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। भविष्य की चुनौतियों की अगर बात की जाए तो खनन में पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव, तकनीकी कौशल और निवेश की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता, पेटेंट और तकनीकी नवाचार में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का शामिल भारत को करना पड़ सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यह पहल भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बना सकती है। हालांकि इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश, तेज़ी से अनुसंधान, निजी सरकारी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की भी आवश्यकता होगी। 2030 तक के बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकता है।